हेलो, मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ। आईवीएफ से जुड़े आपके कई सवाल हैं, तो इस सीरीज़ में आपके उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे जो आमतौर पे आप आईवीएफ को लेके कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ मिथ है, कुछ फैक्ट है जिन पे बात होगी। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ, मिलेनियम आईवीएफ में कंसल्टेंट, और अपने इस चैनल में मैं महिलाओं की प्रेगनेंसी और आईवीएफ से जुड़ी सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। तो सबसे पहले चीज़ तो आईवीएफ की प्रक्रिया, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ सीरीज़ में देखिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। तो बेसिक तौर पे फर्स्ट कंसल्टेशन कब लेनी होती है? तो फर्स्ट कंसल्टेशन आपको पीरियड के कोई भी दिन आप ले सकते हो। अगर आप कहीं दूर रहते हो तो आप ट्राई ये कर सकते हो कि आप पीरियड के जनरली सेकेंड डे या थर्ड डे आओ, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स आपकी कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं, जैसे नीचे की सोनोग्राफी, इंटरनल सोनोग्राफी करके वो बेसिकली ये देखते हैं कि आपके बच्चेदानी की लाइनिंग कैसी है, आपके एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, कितने अंडे हैं, कितने एक्सपेक्टेड फॉलिकल हैं, कितने पावर में आपको इंजेक्शंस लगेंगे। वो सारी चीज़ें जो है वो जनरली फर्स्ट विजिट में डॉक्टर डिसाइड करते हैं। अब उससे पहले जो है आपके कुछ बेसिक टेस्ट्स होते हैं। बेसिक टेस्ट जनरली कुछ हार्मोन्स, जैसे कि आपके थायराइड हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्योंकि ये दोनों हार्मोन जो है वो बेसिकली आपके एग्स का आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो वो जो है, अगर हम आपको एग स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो उनकी वैल्यूज़ नॉर्मल होनी चाहिए, तभी जो है वो अच्छे एग्स बन करके आते हैं। उसके अलावा डॉक्टर्स आपकी जो वायरल मार्कर्स हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हुआ या हेपेटाइटिस सी, HIV, ये सारे वायरल मार्कर करते हैं। ये इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि जनरली माँ से बच्चे को भी ये बीमारियां हो सकती है। तो आईवीएफ की प्रक्रिया में आप घुसे उसके पहले ये ज़रूरी है कि ये सारे टेस्ट आपके हो जाएं, ताकि आईवीएफ की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए। और कुछ इस तरह की बीमारियां, कई बार होता है कि सिम्टम्स नहीं होते हैं बट वो रूटीन टेस्ट कराने पे पता चलते हैं, तो उन बीमारियों को बेसिकली जो है हम लोग उस प्रक्रिया से पहले टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद अब जो है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों की धारणाएं होती हैं कि आईवीएफ तो एक लास्ट ऑप्शन है। तो आईवीएफ एक लास्ट ऑप्शन कुछ कपल्स के लिए ज़रूर है, हालांकि कुछ केसेस में ये फर्स्ट ऑप्शन भी रहता है। अब अगर जैसे कि ट्यूब्स बंद है, तो बेसिकली अगर ट्यूब्स बंद है तो किसी भी कंडीशन में ओवरी से जो एग रिलीज़ होगा या फिर जो स्पर्म है वो एग और स्पर्म ट्यूब्स में ही मिलते हैं। जो फर्टिलाइजेशन की जो बेसिक प्रक्रिया होती है वो ट्यूब्स में होती है। तो अगर वो ट्यूब ब्लॉक है तो या तो आप लैप्रोस्कोपी के द्वारा एक बार कंफर्म करवा लें, क्योंकि कई बारी ट्यूब जो है वो लैप्रोस्कोपी करने पे क्लियर पता चलता है कि अगर HSG में वो ब्लॉक दिख रहा है तो लैप्रोस्कोपी में उसका ज़्यादा कंफर्मेशन होता है, या तो आप पहले वो करवा लें। अगर फिर भी किसी कारणवश ट्यूब डैमेज है, आपको कोई पहले लंबे दिनों की बीमारियां हो गई है जिसके वजह से ट्यूब डैमेज हुआ है, या फिर कोई सर्जरी हुई है जिसमें कि ट्यूब ब्लॉकेज के चांसेस आपके हुए हैं, या कोई भी ऐसी बीमारी अगर लंबे दिनों की आपकी हुई है, तो आप ट्यूब ब्लॉकेज अगर है तो उन कंडीशंस में आईवीएफ जनरली फर्स्ट ऑप्शन रहता है। अगर हस्बैंड के शुक्राणु के नंबर्स बहुत कम हैं तो आमतौर पे हम लोगों को मालूम रहता है कि कुछ शुक्राणु जो है वो वजाइना में ही ख़त्म हो जाते हैं। जनरली ऊपर स्विम करते करते जो है वो कई मिलियंस में से एक स्पर्म ट्रैवल कर पाता है। तो अगर किसी के स्पर्म का नंबर कम है तो उनमें से स्पर्म्स जो है जनरली वो एग तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। तो सीवियर मेल फैक्टर अगर है, काफ़ी नंबर कम है, स्पर्म का स्पीड नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एग तक पहुंच के एग के जो आखिरी जो एग की बाहरी सतह को फर्टिलाइज कर सके, तो उस कंडीशन में आईवीएफ लास्ट ऑप्शन नहीं बन के फर्स्ट ऑप्शन बन जाता है। तो अगले वीडियो में हम इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। चैनल पे विजिट कीजिए, उसे देखते रहिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। थैंक यू।